हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि हमने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, साथ में डायग्राम देखा है, फिर देखा है कि माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बनाने में किस प्रकार यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके ब्रीवेज वगैरह बनते हैं। फिर हमने देखा एंटीबायोटिक कैसे बनती हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ केमिकल्स बनेंगे, कुछ एंजाइम्स बनेंगे और यहाँ पे कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं। ठीक है, तो किससे बनेंगे? सब के सब माइक्रोब से बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Microbes are also used for commercial and industrial production of the certain chemical like organic acid, alcohol and enzyme। बोला गया है कि माइक्रोब्स का और भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर्शियल का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में बनाया जा रहा है, जैसे कि कुछ केमिकल्स है, जैसे कि कुछ एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, अल्कोहल बनाया जा रहा है, एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं। कहाँ बन रहा है? इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, इनसे पैसे कमाने के लिए। ठीक है, और ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो मोस्टली इसी पैराग्राफ से आता है। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ एसिड के, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड कुछ हैं जो बनाए जाते हैं माइक्रोब्स की मदद से, उनके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर आर अस्परगिलस नाइगर अ फंगस। ठीक है, आप इसका नाम पहले भी सुन चुके होंगे, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है कि। ठीक है, इस फंगस से क्या बनाते हैं हम लोग? सिट्रिक एसिड बनाते हैं। सिट्रिक एसिड आप ऑरेंज में भी देख सकते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से ही लग रहा है एसिटोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एसिटाई का मतलब क्या है? ये एसिटिक एसिड बना रहा है। विनेगर सबने खाया होगा, सिरका, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो क्या है? एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे लिखा गया एसिटोबैक्टर जो है एक बैक्टीरियम क्या बना रहा है? यहाँ पे एसिटिक एसिड बना रहा है। फंगस ने क्या बनाया है? यहाँ पे सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो क्या बना रहा है? एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है कि फंगस कौन है, बैक्टीरिया कौन है, कौन कौन सा एसिड बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। कैल्स्ट्रोम ब्यूटेल्शियम एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरियम जिसका जो काम कर रहा है क्या बनाने में? ब्यूटेरिक एसिड बनाने में। बोला गया है जिसका नाम है कैल्स्ट्रेडियम ब्यूटेल्शियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया जो क्या बना रहे? ब्यूटेरिक एसिड बना रहे। फिर देखते हैं लैक्टोबैसिलस। हम तो जानते हैं, कल ही हमने पढ़ा था कि दूध से किस तरीके से हमें दही बनाना है, किसकी मदद से? एक बैक्टीरिया की मदद से, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया जिससे हम क्या बना रहे हैं? लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड दिए गए हैं, किस से बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फंगस से बन रहा है, बैक्टीरिया से बन रहा है, वायरस से कुछ नहीं बनेगा, वायरस से सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर फंगस है तो एक ही जगह क्या बन रहा है? जो सिट्रिक एसिड है हमारा एस्परगिलस नाइगस फंगस से बन रहा है। एसिटिक एसिड जो है एक बैक्टीरिया से बन रहा है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। अगर हम बात करते हैं ब्यूटेरिक एसिड की तो ये किससे बन रहा है? एक बैक्टीरिया से बन रहा है जिसका नाम है कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटेल्शियम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोबैसिलस से बन रहा है। ये बन गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड। अब आगे देखते हैं। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, हमने इसके बारे में कल बहुत पढ़ा था। आर यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये क्या कर रहा है? ये जो ईस्ट है ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। इसकी मदद से क्या हो रहा है? बेकरी में जो ब्रेड बन रहे हैं, जो केक बन रहे हैं, जो स्पॉन्जी फॉर्म आ रहा है, किसकी वजह से? यार इस ईस्ट की वजह से आ रहा है। इसका और भी इस्तेमाल किया जा रहा है इथेनॉल बनाने में, अल्कोहल बनाने में। ठीक है, इसी सेम ईस्ट का। तो एक जगह बेकर ईस्ट से बोलते हैं, एक तरफ ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लाइपेसेस क्या है? एंजाइम है, किसी माइक्रोब से बन रहा है, एक फंगस से बनता है ये। ठीक है, लाइपेसेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। बोला गया है कि जो कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं तेल के, ठीक है, उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए यहाँ पे माइक्रोब्स की मदद से एंजाइम्स बनते हैं जिनका नाम है लाइपेसेस, जो कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एज ए डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है। जो भी आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो उसमें इस लाइपेस को डाल दिया जाता है ताकि कपड़े में जो भी ऑयली स्टेन लगे हुए हैं वो रिमूव हो सके इजिली। ठीक है, यू मस्ट हैव notice that the bottle juices
बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। आप देखते होंगे कि जब अपने घर पे आप जूस बनाते हैं तो उसमें क्या है कि रेसे रेसे होते हैं, फाइबर्स हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन जब आप बॉटल जूस लाते हैं मार्केट से तो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, बस आप पीते हैं, उसका टेस्ट फ्लेवर आपको पता चलता है, बाकी वो पूरा का पूरा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, बहुत क्लियर होता है। लेकिन घर पे बनाएंगे आप जूस तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे रेसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम घर पे जब जूस बनाते हैं उसमें बहुत सारे फाइबर्स रह जाते हैं, लेकिन हम जब बॉटल जूस लेके आते हैं मार्केट से खरीद के, वो क्यों इतने फाइन होते हैं? तो चलिए देखते हैं। दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाई द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड द प्रोटीएसेस। ठीक है, बोला गया है कि जो जूस हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो पैक्ड फॉर्म में जूस मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो बॉटल जूस हैं ये पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं। ये मार्केट से जब हम लाते हैं, इसे पीते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई फाइबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजाइम्स डाले जाते हैं दो, एक है पैक्टिनेजेस, दूसरा है प्रोटीएसेस। ये फाइबर को क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं, और जो हमारा बॉटल जूस है उसको क्या करते हैं, एकदम क्लेरिफाई कर देते हैं, किससे? फाइबर से। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एट अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रासेशन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। बोला गया है स्ट्रेप्टोकाइनेस एक ऐसा, बोल सकते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो किससे बन रहा है? एक बैक्टीरिया से बन रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, हम जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जो होंगे, इनका जो शेप होगा कैसा है, कोकस तो हम जानते हैं कैसा होगा, स्पेरिकल शेप होगा, और स्ट्रेप्टो का मतलब है कि चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन्हीं बैक्टीरिया से, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये आगे चल के क्या बना रही है, एक यहाँ पे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, ढेर सारे सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे फैट एक्युमुलेट हो गए, कैल्शियम हो गए, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं ये जो क्लॉट बन चुके हैं हमारे ब्लड वेसल में, ठीक है, हमारे जो ब्लड वेसल में जो क्लॉट बन चुके हैं, कैसे भी करके इसे रिमूव कर देते, इसे हटा देते, ताकि जो हमारा ब्लड का फ्लो है ब्लड वेसल के अंदर अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे ब्लड की नलियां हैं, ठीक है, उसमें जो भी क्लॉट्स जमे होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जिससे क्या होगा, ईजिली हमारा ब्लड फ्लो करेगा। और बहुत लोगों को अगर ब्लड में ज़्यादा क्लॉटिंग है, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा क्लॉटिंग है, ये क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेशन, मतलब एक हार्ट अटैक का जैसा एक सिस्टम बनाते हैं। मीन्स कि ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जिसके ब्लड वेसल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉट होगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा है, ज़्यादा फैट जमा है, ज़्यादा कैल्शियम जमा है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं उस इंसान को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको सही करने के लिए जो भी ब्लड वेसल्स में क्लॉट है उसको रिमूव करना पड़ता है, किसकी मदद से? स्ट्रेप्टोकाइनेस की मदद से। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है किससे बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे बैक्टीरिया है, इसमें क्या किया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि ये क्या कर सके, एज अ क्लॉट बस्टर काम कर सके, जो भी ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमे हुए हैं उसको रिमूव कर दें, ताकि उस इंसान को हार्ट अटैक का खतरा ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Another bioactive molecule जिसका नाम है cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in the organ transplant patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि ऐसे इंसान जिनकी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है ऑर्गन्स का, मान लीजिए उसकी हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किसी भी ऑर्गन का अगर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो इस इंसान का क्या करना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो बॉडी को लगेगा कि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, हमारे बॉडी का सेल या टिश्यू नहीं है, उसको खत्म करने लगेगा। इसीलिए पूरे लाइफ टाइम तक पेशेंट को क्या खाना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट खाना पड़ता है या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, ये किससे निकल रहा है, एक फंगस से बनता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है। ये बॉडी में उस पेशेंट के जाता है, लेता है वो इंसान जिसके अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ताकि उसकी बॉडी डिटेक्ट ना कर सके कि जो ग्राफ्टिंग हुई है कहीं और सोर्स से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए उस इंसान को इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, किससे बन रहा है, एक फंगस से बन रहा है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटिनिन।
स्टैटिनिन का जैसे नाम सुनते हैं तो आपको लगता है स्टॉप लाइक दिस, ठीक है। जो स्टैटिनिन है इज प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या है? स्टैटिनिन का मतलब है कि रोकना, ठीक है। इसका मतलब ही होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। ये स्टेटिनिन किससे बन रहा है? ईस्ट से बन रहा है, याद रखिएगा किससे बन रहा है? ईस्ट से बन रहा है। उसका नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरिस है, इससे बन रहा है। इसका प्रोडक्शन कॉमर्शली क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, उसकी बॉडी में हम चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करना, तो इसीलिए उसको स्टेटिनिन दिया जाता है ताकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हो वो मेंटेन रहे, ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। ये काम कैसे करता है देखिए, इट एक्ट्स बाय द कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। होता क्या है, ये मान लीजिए ये है हमारा सबस्ट्रेट, सपोज करिए, ठीक है। इस सबस्ट्रेट से बाइंड होने वाला था हमारा कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम, ठीक है। ये हमारा एंजाइम यहाँ पे बाइंड होने वाला था, ठीक है। यहाँ पर इसका एक साइट होगा, एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, आप ये पढ़े होंगे कि ये मान लीजिए आपका सबस्ट्रेट है, इसका ये मान लीजिए एक्टिव साइट है, यहाँ बाइंड होने वाला था, ठीक है। लॉक एंड की मेथड है, एंजाइम किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बाइंड करने वाला है, ठीक है। ये हमारा एंजाइम है, और ये जो एंजाइम है ना, ये क्या कर रहा है, ये बाइंड कर करके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। इसका मेन काम यही है कि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, इसका यही काम है कि सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम बाहर से यहाँ पर स्टैटिनिन दे दिए, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे कौन आ गया, हमारा स्टैटिनिन आ गया, सेम एज जैसे कि हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर है वैसे। अब क्या करेगा, ये जो स्टैटिनिन होगा ये क्या करेगा, एंजाइम से लड़ झगड़ कर सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाइंड कर जाएगा और एंजाइम को बाइंड ही नहीं करने देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एंजाइम पहले क्या करता था, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता था, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता था, अब क्या हो रहा है, अब स्टैटिनिन जब से आ गया है, अब वो खुद जाके एंजाइम की जगह ले रहा है। अब जाके ये स्टैटिनिन बाइंड कर जा रहा है, किससे, हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट से, जिसकी वजह से अब ये एंजाइम खुद कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कोलेस्ट्रॉल का, और जिसकी वजह से स्टैटिनिन क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है बॉडी में। तो हम बोल सकते हैं जो स्टैटिनिन है ये कंपटीशन कर रहा है, किससे कंपटीशन कर रहा है, हमारे एंजाइम से, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बॉडी में, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल करता है कि सिंथेसिस कर सके कोलेस्ट्रॉल को। तो उस कंडीशन में हमारा स्टैटिनिन क्या करता है, इससे कंपटीशन करता है, लड़ता है, ठीक है, ताकि उसको रोक सके इस एंजाइम को कि कोलेस्ट्रॉल ना बना सके। तो इससे क्या होगा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, याद होना चाहिए कि फंगस कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा, क्या प्रोडक्शन है। ईस्ट का नाम बार बार इस चैप्टर में आया है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, इथेनॉल बन रहा है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोब्स कुछ एंजाइम्स को बनाते हैं जिनका काम आपने देखा, जैसे कि लाइपेसेस, इनका आप डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर कपड़ों पे ऑयल का स्टेन है, ठीक है, दाग धब्बे हैं, नहीं छूट रहे हैं, लाइपेसेस का इस्तेमाल करिए, वो रिमूव कर देंगे। अगर आप जूस घर पे बनाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे रेसे हैं, लेकिन आप अगर बॉटल वाला जूस मार्केट से लाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ही क्लियरिफाई वाला जूस देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा वो साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएसेस नाम के एंजाइम डाल दिए जाते हैं जब वो पैकेजिंग होता है उसी टाइम, ताकि धीरे धीरे जो भी उसमें फाइबर्स उन्हें क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। अगर हम बात करते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे पहला क्या है, क्लॉट बस्टर, नाम से लग रहा है कि क्लॉट को बस्ट करो, खत्म करो, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल से जो भी उसमें क्लॉटिंग है उसको क्या करो, हटाओ, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है अच्छे से हो सके और हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल देते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कहाँ से बनता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, इसमें कुछ चेंज किया जाता है और इसको क्लॉट बस्टर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमे हुए हैं पेशेंट के, उसको रिमूव किया जाए ताकि उसको जो भी हार्ट अटैक के चांसेस आ रहे हैं वो कम हो जाए। फिर देखते हैं कि ऐसे इंसान जिसमें ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है ऑर्गन्स का, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है अगर ऑर्गन का, तो उसको हमेशा सब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना पड़ेगा ताकि बॉडी डिटेक्ट ना कर पाए कि जो भी ग्राफ्टिंग हुआ हार्ट का, किडनी का, जो भी बाहर से ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है बॉडी में पेशेंट के, उसको उसके बॉडी को पता नहीं होना चाहिए कि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है कि, ठीक है, तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो किससे बनता है, याद रखिएगा, फंगस से बनता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। लास्ट क्या है, स्टैट, यहाँ पे लिखा है स्टैटिनिन,
का मेन काम क्या होता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे कम करना, ठीक है। ये किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, जिसका नाम है मोलस्कस परप्यूरस। याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है या साइक्लोस्पोरिन, ये है स्टैटिनिन, ये क्या है, केमिकल है, बायोएक्टिव केमिकल है। ये ऐसे केमिकल है जो बॉडी में जाने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सही कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला गया बायोएक्टिव केमिकल, ठीक है। ये क्या है, केमिकल्स हैं। ये स्टैटिनिन जो है बॉडी में जाएगा, जहां पर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम जो सिंथेसिस कर रहा था सबस्ट्रेट से मिलके, अब वहां पे क्या करेगा, स्टैटिनिन खुद बाइंड कर जाएगा उस सबस्ट्रेट से और इस एंजाइम को रोकेगा कि तुम अब कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस मत करो, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो भी है उसको कम कर रहा है, इसीलिए स्टैटिनिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। किस तरीके से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट करने का। सीवेज का मतलब क्या, हमारे घर से जो भी वेस्टेज निकलते हैं, जो भी हमारे एरिया का वेस्ट है, नाले का जो पानी आप देखते हैं गंदा सा, इसको भी तो कोई ट्रीट करता होगा, ताकि हम इसको रिवर में डायरेक्टली तो छोड़ नहीं सकते। अगर यही गंदा नाले का पानी अगर हम डायरेक्टली रिवर में डालें तो इस पानी के अंदर जो हमारा रिवर का पानी है, ये इस पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बहुत सारी पोल्यूशन तो होगा ही, साथ में हम बोल सकते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से, सीवेज का पानी, जो नाला का पानी जो एकदम बेकार है, जिसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें ऑलरेडी पैथोजेंस प्रेजेंट है, डिसीज कॉज करने वाले यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया हैं, ठीक है, प्रोटोजोन है। अगर ये पानी जाके हमारे रिवर में इसको बोल सकते हैं ड्रेन आउट कर दें, तो हमारा रिवर भी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, और इसमें भी बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोटोजोन वगैरह प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करें हम कि जो हमारा सीवेज है उसको थोड़ा क्लीन कर दें, उसको साफ सुथरा करके तब हम इसको रिवर में डिस्चार्ज करें। कोई तो मेथड होगा, ये मेथड है माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज का ट्रीटमेंट है, जो सीवेज में जो बोल सकते हैं हमारे घर से जो सीवेज निकलता है उसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारे पैथोजेंस हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करें, उनको अच्छे से ट्रीट करके और इसी सीवेज के वाटर को हम डायरेक्टली रिवर में ड्रेन आउट करें, ठीक है। तो देखते हैं, वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट वाटर वेयर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। बोला गया कि हम जैसा कि जानते हैं कि लार्ज क्वांटिटी, बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में वेस्ट वाटर हमारे घर से, हमारे शहरों से, हमारे कस्बे से डेली आता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि एक साइड रिवर बह रही है तो दूसरे साइड बड़ा बड़ा नाला है, टैंक है, उसमें क्या है, सीवेज है, ठीक है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। बोला गया है कि जो सबसे मेन कंपोनेंट है इस वेस्ट वाटर का, जो गंदे जो सीवेज का यहाँ पानी है, उसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, ठीक है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है। ये जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है, जो खराब पानी है, या बोल सकते हैं वेस्टफुल वाटर, इसे हम सीवेज कह देते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स। इस सीवेज के अंदर क्या है, ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर है। किसी ने घर से सब्जी का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, इंसान एक्सक्रीटा भी अपना फेंक रहा है, उसमें सीवेज में जा रहा है, बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो बीमारी कॉज करेंगे। मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जो माइक्रोब्स उनमें से ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होंगे बीमारी कॉज करने वाले होंगे, जो हमारे सीवेज में हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर वाई दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द सीवेज और द अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या आप कभी सोचते हैं कि इतना ढेर सारा क्वांटिटी जो है सीवेज का, अर्बन वेस्ट वाटर का, इसे हम डेली क्या हम डिस्पोज करते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज into the natural water body like the river and stream directly, you can understand why, ठीक है। बोला गया है कि जो ये सीवेज है, ठीक है, जो नाले का पानी है, जो सबके घरों से ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रोब्स को लेके आ रहा है, इसको क्या हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में, जो नेचुरल वाटर बॉडी है, रिवर है, स्ट्रीम है, हम उस पर डायरेक्टली अगर छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा हमारा रिवर भी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, उसमें भी हमारे ये माइक्रोब्स वगैरह चले जाएंगे और बीमारी कॉज करेंगे। तो हमें इनको डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडीज में डायरेक्टली हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए क्यों। बिफोर डिस्पोजल हैंस द सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। बोला गया है कि हमारा जो सीवेज निकल रहा है डेली, हम इसको नेचुरल बॉडी जो भी रिवर है, स्ट्रीम है, उसको वहाँ डालने से पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको लेके जाके इस सीवेज में थोड़ी सफाई करते हैं, ताकि जो पोल्यूशन है या जो भी ये लेस पोल्यूटिंग हो जाए पहले से, ठीक है।
ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि जो भी सीवेज है, जो भी हमारे घर से जो भी वेस्ट चीज़ें निकल रही हैं और नाले में जा रही हैं, ये कैसे ट्रीट होते हैं? ये ट्रीट होते हैं हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स से, जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं उनकी मदद से, जो नेचुरली प्रेजेंट है उस सीवेज में। हमें कहीं बाहर से बैक्टीरिया ला के नहीं डालना पड़ रहा है, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज कैरी आउट बाय 2 स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो हम एक एक करके पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं एंड देन इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये हमने क्या किया, अपना सीवेज लेके आ गए। ठीक है, ये हमारा सीवेज वाटर है जिसमें बहुत सारे हमारे वेस्टफुल प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे पॉलीथिंग्स हैं, कुछ यहाँ पे, क्योंकि आप जब भी नाले को देखते होंगे तो क्या उसमें सिर्फ बोल सकते हैं नाले का पानी है, उसमें बहुत सारे किसी के चप्पल हैं, किसी के बोल सकते हैं कपड़े हैं, उसमें पॉलीथीन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वैसे ही लोग फेंक देते हैं, उसको हम लोग डस्टबिन में ना डाल के ऐसे नाले में ही छोड़ देते हैं। तो हमारे सीवेज में बोल सकते हैं नाले में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको पहले ही हटाना पड़ेगा, देन उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उसमें हम बोल सकते हैं ढेर सारे पेबल्स होंगे, कंकड़ पत्थर भी होंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा, पहला क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्टेप होगा। ठीक है, ये देखिए, पहला जो स्टेप होगा प्राइमरी या फिर बोल सकते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, उसमें पहले क्या होगा, उसमें भी पहला होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो भी बाहर वाला, जो भी, अगर आप चाय बनाते हैं, चाय को जब आप उसके नेट में छानेंगे, ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, अदरक है, आपने जो कुछ भी डाला सब ऊपर ही छन गए और आपका चाय नीचे आ गया। तो पहले आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। तो आप चाहते हैं सीवेज को ट्रीट करना, उससे पहले आपको पहला स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको छानना पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े यहाँ पे बोल सकते हैं डिब्रिस हैं, एनसीईआरटी डिब्रिस लिखती है शब्द को, उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। अब फिल्ट्रेशन के बाद देखिए यहाँ पर वाटर आगे गया, हमें सीवेज आगे गया। ठीक है, तो इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी होंगे इधर इधर। ठीक, यहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं। यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर को हमको क्या कराना पड़ेगा, सेडमेंटेशन कराना पड़ेगा। सेडमेंटेशन कराने का मतलब होता है हम इसको सेटल करेंगे। इस टैंक को क्या बोलेंगे, इस टैंक को बोलेंगे सेटलिंग टैंक। इस टैंक को क्या बोलेंगे, सेटलिंग टैंक बोलेंगे। क्यों सेटल डाउन हो रहा है, क्यों, जो भी पानी है, अगर पानी के अंदर रेत है, बालू है, तो आप तो तुरंत उसे पी नहीं सकते, आप थोड़े समय तक उसे छोड़ेंगे ताकि जो भी रेत है वो क्या हो जाए, बॉटम ऑफ द ग्लास बैठ जाए। ठीक है, ताकि आपका जो ऊपर वाला पानी आप उसे पी सकें। तो ऐसे ही हमारा जो सीवेज है, पहले हमने क्या किया, उसमें फिल्ट्रेशन किया। जो भी ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको हम फिल्टर करके एक एक चीज़ को उठा उठा के फेंक सकते हैं, ठीक है, उसको हमने फिल्ट्रेशन किया। जो भी सीवेज था अब आगे की तरफ मूव हुआ, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं, तो हम चाहते हैं थोड़े समय के लिए हम सेटल कर दें, सेटलिंग टैंक में ले जाके थोड़ा सा सेटल कर दें, ताकि जो हमारा सीवेज है उसमें जो भी कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, ईंट है, जो भी कुछ है, वो क्या हो जाए, सेटल हो जाए। जब सेटल हो गया तो ये हमारा पहला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यहाँ पे देखिए इस सेटलिंग टैंक में पूरी तरीके से सेटल हो चुका है हमारा पानी। ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, इस इफ्लुएंट को हम लेके जाएंगे कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नाम से क्या है, बायोलॉजिकल मीन्स यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। बायोलॉजी शब्द का मतलब ये है क्या है, लिविंग, लाइफ। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे माइक्रोब्स अपना आके काम दिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसटीपी है, मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें हेट्रोट्रॉपिक जो माइक्रोब्स जो नेचुरली प्रेजेंट है सीवेज में, खुद ही प्रेजेंट है नाले में, वो क्या करते, खुद पानी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो इफ्लुएंट है ये बड़े से टैंक में आएगा। ये जो बड़ा सा टैंक है इसे हम क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक का मतलब ही क्या है कि इसमें सीवेज को लेके जाके छोड़ दिया गया है। अब इसको सीवेज नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे इफ्लुएंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट बोलेंगे। इसको हम ले जाके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बड़ा सा टैंक है ये बंद है और इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि इसमें क्या आए, एयर आए। ठीक, एयर आता रहे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक बोलते हैं। ये टैंक में क्या होगा, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ठीक है, इसको ला के एक बड़े से एरेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है, जिसमें
जो हमारा माइक्रोब्स है वो ग्रो करेगा, वो इस तरीके से कुछ ग्रो करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ मेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो नेट बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है फंगस की वजह से। और बीच बीच में इस फंगस के बीच बीच में नेट में कौन प्रेजेंट है, हमारी बैक्टीरिया। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फ्लॉक्स। इनको मिला के हम बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स क्या है, इट इज़ द मेस लाइक स्ट्रक्चर। मेस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जालनुमा स्ट्रक्चर है। ये जाल किसकी वजह से बन रहा है, फंगस की वजह से बन रहा है। और बीच बीच में हमारी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे देखिए बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये फ्लॉक बनना क्यों ज़रूरी था, ये क्या करेंगी, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इसमें, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर उसे खा खा के ग्रो करेंगी, खा खा के ग्रो करेंगी और यहाँ पे बढ़ेंगी। ठीक है, खूब भर जाएंगी। इससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा कि इन बैक्टीरिया को दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो ऑर्गेनिक मैटर था ये क्या था, ज़्यादा था। उसको डाइजेस्ट कर रही हैं, खा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, डाइजेस्ट कर रही हैं, खा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, खूब कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे कम दिखाऊंगी। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अब उसको डाइजेस्ट करने में उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि उसे खा रही हैं, अपना ग्रोथ कर रही हैं, डाइजेस्ट कर रही हैं, उसको क्या कर रही हैं, तोड़ रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रही हैं, उससे न्यूट्रिशन ले रही, एनर्जी ले रही हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि अभी पहले 4 फ्लॉक्स थे मैंने बनाया, अब देखें यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे ढेर सारे मिलियंस ऑफ द फॉर्म में फ्लॉक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब इनको क्या होगा, ऑक्सीजन की नीड होगी। ठीक है, ऑक्सीजन का ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बीओडी होता है, बीओडी का मतलब होता है यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जब ये फ्लॉक्स ग्रो करते हैं उस टाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे और इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम बीओडी बोलते हैं। जितना ज़्यादा बीओडी होगा, बीओडी का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतना ज़्यादा ही हमारा सीवेज या इफ्लेंट बोल सकते हैं, पोल्यूटिंग था, मतलब उतना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर भर भर के पड़ा हुआ था। इसीलिए हमारी बैक्टीरिया उसे तोड़ तोड़ के उसे क्लीन करने के चक्कर में ऑक्सीजन की डिमांड कर रही हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एरेशन टैंक है उसमें हम एयर के लिए तो यहाँ पे स्पेस छोड़ चुके हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स क्या है, मेस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे आपको फंगस के फिलामेंट देखने को मिलेंगे, बीच बीच में बैक्टीरिया हैं, दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, अपना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तोड़ के और अपना ग्रोथ कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के इनको ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इनको तोड़ रहे हैं तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जितना ज़्यादा बीओडी होगा, मीन्स जितना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस बोल सकते हैं एसिडरेशन टैंक में, उतना ज़्यादा ही पोल्यूशन भरा हुआ था, पोल्यूटिंग था हमारा सीवेज। ठीक है, फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये हमारा जो अब बोलते हैं एरेशन टैंक के बाद अब हमारा आएगा बड़ा सा सेकेंड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, ये भी क्या है, सेकेंड सेटलिंग टैंक, जिसमें हमारा जो भी यहाँ पे इफ्लेंट है ऊपर रह जाएगा और जो फ्लॉक्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये जो फ्लॉक्स उनका काम हो गया, ये क्या हो जाएंगे, एकदम नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो सेटलिंग टैंक है आगे लेके जाएं और इनमें से ये जो फ्लॉक्स है इनको ख़त्म करें। जो फ्लॉक्स होंगे ना एरोबिक होंगे। ठीक है, इनको ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में काम कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दोगे तो ये मर जाएंगे, इसीलिए तो ये ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं बार बार। जब भी ये ग्रोथ करेंगे, जब भी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, उतनी बार इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, जैसे हम ऑक्सीजन में जी रहे हैं ऐसे ये भी कैसे एरोबिक है। ठीक है, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने जब इनको लेके आए कहाँ पे, सेकेंडरी या सेकेंड सेटलिंग टैंक में, यहाँ पे देखेंगे इफ्लेंट ऊपर है हमारा और हमारे जो फ्लॉक्स नीचे बैठ गए हैं। थोड़ा सा पार्ट हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट इसके क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं। ये इस तरीके से इसको हम इसलिए ओपन करते हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लॉक्स दोबारा से कहाँ चला जाए, एसिलेशन टैंक में एज ए एनिकुलम या फिर स्टार्टर के फॉर्म में। अब हम सेटलिंग टैंक के बाद हम इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, एक बड़ा सा, इसको बोलते हैं एन एरोबिक। एन एरोबिक का मतलब कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेके जाएंगे पूरा सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पूरा लेके जा रहे हैं। जो इसमें फ्लॉक्स होंगे,
जो भी इसमें फ्लॉक्स हैं, ठीक है, ये जो फ्लॉक्स हैं, अब ये क्या होंगे, इनको ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगा और इसमें एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिक नाम की बैक्टीरिया होंगी। पहले तो ये फ्लॉक खुद ही मर जाएंगे, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एरोबिक वाले हैं ये, इनको ऑक्सीजन में जीना आता है, बिना ऑक्सीजन के तो ऐसे ही मर जाएंगे ये। तो जब हम इनको कहाँ लेके जाएंगे, इनको ले जाएंगे एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर के अंदर, फ्लॉक्स की डेथ हो जाएगी। और ऑलरेडी एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में कौन प्रेजेंट है? एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के जी लेती हैं, ठीक है। तो देखा, फ्लॉक्स मर चुके हैं, इन्हीं को खा जाएंगी। एनारोबिक को भी तो भूख लगी है, ये क्या करेंगी? फ्लॉक्स को खा जाएंगी। अब ये फ्लॉक्स भी खत्म, अब हमारा जो ये हमारे फिलेंट जो है ये एकदम क्लीन बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया, अब इसमें कोई फ्लॉक वगैरह नहीं है, अब ये पूरा पानी एकदम क्लीन है, खाली एनारोबिक बैक्टीरिया है। लेकिन जैसे ही आप इनको कहाँ छोड़ेंगे? नेचुरल बॉडीज में, मतलब रिवर में, स्ट्रीम में, लेक में, आप इसको रिवर में छोड़ दिए तो जो हमारी एनारोबिक बैक्टीरिया है रिवर में जाएंगी, भाई खुला आसमान है, ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है, उसमें जाने के बाद ये खुद मर जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, जब एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करती, इनको मार मार के मतलब मर जाते हैं खुद ही, इनको खाती हैं, तो उस टाइम CO2, मीथेन, ये सब गैस को क्या करती है? रिलीज करती है। इसी को हम बोलते हैं बायोगैस, और आगे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करती है? एनारोबिक बैक्टीरिया। किसको खाती हैं? ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द फ्लॉक्स, ठीक है, इन एनारोबिक डाइजेस्टर। तो उसमें क्या करती हैं? कुछ यहाँ पे बायोगैस निकालती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, सबसे ज़्यादा तो मीथेन निकलता है, CO2 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस इफ्लेंट को लेके आगे की तरफ जाते हैं और रिवर में अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो जो हमारी एनारोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी मर जाती हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ? हमारा जो इफ्लेंट है अब वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली कहाँ चला गया है? अब वो चला गया रिवर के अंदर, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ, हम खूब नाले का पानी इकट्ठा करके लेके आए। तो पहला स्टेप क्या था? प्राइमरी ट्रीटमेंट करना था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्यों करना ज़रूरी है? किसी का कच्चा है उसमें, किसी का चप्पल तैर रहा है, किसी के घर का बर्तन तैर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सॉल्युबल नहीं हैं, जो इनसॉल्युबल हैं, एकदम सरफेस पे ही चल रही हैं सीवेज के नाले पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें नहीं जा सकती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, इनका कोई काम नहीं है। हमने पहले क्या किया? उसको छान लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया। जब फिल्ट्रेशन किया तो जो इफ्लेंट है, जो बचा हुआ सीवेज है, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, यहाँ पे ईंट है, कुछ ऐसे हैं, कुछ क्रिस्टल प्रेजेंट हैं, खराब से अच्छे क्रिस्टल नहीं, स्टोन है, ठीक है। अब वो भी क्या होंगे? उनका भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। तो हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। अब इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री, या प्राइमरी सेटलिंग टैंक वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे सेगमेंटेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप है किसका? प्राइमरी ट्रीटमेंट का या फिजिकल ट्रीटमेंट का। यहाँ पे क्या हुआ? जो भी हमारे छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर, तो वो क्या हो गए? नीचे बैठ गए। अब हमारा इफ्लेंट आगे की तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा? सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इस एफ्लेंट को लेके जाएंगे एक बड़े से टैंक में, खूब बड़ा सा टैंक होगा जिसे एरेशन टैंक बोलते हैं, और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया जीती हैं, ऐसी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जी रही हैं, ठीक है। इस इफ्लेंट को लेके जाएंगे, इस पानी को लेके जाएंगे, जो सीवेज का पानी है इसको लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ? एरेशन टैंक में। टैंक पूरा क्लोज्ड है, बस थोड़ी थोड़ी जगह से ओपन है जहाँ से थोड़ा बहुत एयर आ सके, मीन्स ऑक्सीजन आ सके। इसमें भर भर के ऑर्गेनिक मैटर हैं, भर भर के सब प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? फ्लॉक्स बन जाएगा। फ्लॉक्स क्या है? यहाँ पे मेस लाइक स्ट्रक्चर है, जानलुमा स्ट्रक्चर है किसका? फंगस का। और बीच बीच में यहाँ पे क्या है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया फंसी हुई है, इस तरीके से फंसी हुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं। ये फ्लॉक्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, ग्रोथ करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, खूब खूब करेंगे ऐसे। लेकिन उसके बदले में इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑक्सीजन दोगे उतना ही अच्छा होगा, उतने जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, उतने जल्दी जल्दी ये क्या करेंगे? सीवेज के पानी को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लॉक्स है, इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। जितना ऑक्सीजन दोगे उतना ही ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, उतना ही अपना ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। क्योंकि ये जो फ्लॉक्स हैं ऑर्गेनिक मैटर को एज ए एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हैं, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत है, लेकिन ये जो फ्लॉक्स हैं इनको भी तो ये तो अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। मान लीजिए पहले 10 रहे होंगे, खा रही हैं, मोटी हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। 10 से 20 हो जा रही हैं, 20 से 30, ऐसे खूब अपना यहाँ पे क्या कर रही हैं? रिप्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो इनका भी अमाउंट बढ़ रहा है फ्लॉक का, ऑर्गेनिक मैटर भी भर भर के है। तो अब इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की डिमांड हो गई कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है,
ठीक है। ये जो बोल सकते हैं इफ्लुएंट है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा 1 लीटर के पानी में बैक्टीरिया के द्वारा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। बीओडी ये दिखाता है इनडायरेक्टली कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा इफ्लुएंट है बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भर भर के पड़े हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम इस इफ्लुएंट को बोल सकते हैं कहाँ लेके आ गए, सेकेंडरी या सेकेंड सेटलिंग टैंक में लेके आएंगे, ताकि जो फ्लॉक्स वगैरह हो वो नीचे बैठ जाए। और इसी की जो यहाँ पे सेकेंड सेटलिंग टैंक है, इसी से हम एक थोड़ा सा बोल सकते हैं एक यहाँ पे एक पासेज बनाएंगे कि थोड़ा सा हमारा जो फ्लॉक्स है फिर से यहाँ पे एरेशन टैंक में चला जाए। क्योंकि जब हम सारा यहाँ पे सीवेज का पानी लेके आ जाएंगे तो ये तो खाली है, लेकिन कुछ तो फ्लॉक को हमें भेजना पड़ेगा यहाँ, ताकि आगे चल के फिर जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट काम चले तो यहाँ की जो फ्लॉक्स है ये आगे चल के फिर यहाँ पे काम करे। तो यहाँ पे हमको एज एनिकुलम भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला गया है कि सेकेंडरी यहाँ पे सेटलिंग टैंक जो है, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जब सब कुछ फ्लॉक्स वगैरह सेटल हो चुके हैं, अब इस एफ्लुएंट को आगे की तरफ लेके जाएंगे एनएरोबिक स्लड डाइजेस्टर के अंदर। ठीक है, एक बड़ा सा टैंक है जहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक नाम की बैक्टीरिया होंगी, ऐसी बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा है। ठीक है, हमारे जैसे फ्लॉक्स इस वाले टैंक के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन के बिना ही मर जाएंगे, घुट घुट के मर जाएंगे। अब तक तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे एरेशन टैंक में, लेकिन अब कहाँ डिमांड कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा एनएरोबिक स्लड डाइजेस्टर है, बिल्कुल ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिलने वाला। जो हमारे फ्लॉक्स है वो घुट घुट के मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में जीना आता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ पे एनारोबिक नाम की बैक्टीरिया है, ये क्या करती है, जब फ्लॉक्स मर जाते हैं तो इन्हीं को खुद तोड़ के अपना भी पेट भरती हैं। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया, और क्या रिलीज करती हैं, बायोगैस। बायोगैस में क्या है, मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, ये सारी गैसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होगा, जो फ्लॉक्स वगैरह डाइजेस्ट हो गए किसके द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो अब हम इस पानी को कहाँ छोड़ेंगे, रिवर के अंदर डायरेक्टली छोड़ देंगे। और जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया अगर अभी यहाँ पे जिंदा है, अब रिवर के अंदर जाने के बाद खुद मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो खुद एरोबिक कंडीशन में नहीं जी सकती। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकती। तो हमारा जो ये रिवर में डिस्चार्ज किया गया है सीवेज का वाटर, अब पहले से बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं साफ़ है, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लेस पॉल्यूटिंग है। ठीक है, बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग है। पहले पॉल्यूशन कितना ज़्यादा था, उसमें कुछ ऐसे डिब्रिस थे जो कि पानी के अंदर जाते तो पॉल्यूशन कॉज करते, उन सबको हटाया गया। यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उनको डाइजेस्ट किया गया। ठीक है, जो ये काम कर रहे थे फ्लॉक्स, उनको भी डाइजेस्ट किया गया, और ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं सीवेज का जो वाटर है पहले से बहुत साफ हो गया। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन सेगमेंटेशन। बोला गया है कि जो ये ट्रीटमेंट है प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट, इसमें बेसिकली आपको 2 काम करने हैं। पहला क्या करना है, पहला तो जो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो सीवेज में जो भी यहाँ पे कंकड़ पत्थर डिब्रिस हैं उनको हटाना है। मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, पहला स्टेप है। दूसरा, जब छन गया तो आपको सेगमेंटेशन करना है, मतलब कि जो भी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल हैं उनको बॉटम ऑफ द इफ्लुएंट मतलब बोल सकते हैं टैंक में बैठा देना है। दिस रिमूव इन दिस स्टेज इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव बाय सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन। बोला गया है कि ऐसे डेब्रिस का मतलब होता है कि वेस्टफुल चीज़ें जो क्या कर रही हैं, पानी के ऊपर तैर रही हैं सीवेज के ऊपर, तो आप उसको क्या करिए, ढेर सारा सिक्वेंशनल, एक फिल्ट्रेशन नहीं 6-7 फिल्ट्रेशन बाद आगे की तरफ भेजते हैं सीवेज को। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्वेंसली क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। देन द ग्रिट, यहाँ पे सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव बाय द सेगमेंटेशन। बोला गया है कि जब पहले सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन हो गया, छान दिया गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो छोटे बड़े यहाँ पे सॉयल होंगे, पत्थर होंगे, ठीक है, चट्टाने होंगी छोटी बहुत उस सीवेज में, हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बैठा देंगे बॉटम में और इसको फिर रिमूव करेंगे, सेगमेंटेशन चलेगा। ऑल द सॉलिड दैट आर सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, जो भी सॉलिड यहाँ पे बैठ चुके हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। एंड द सुपरटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट। बोला गया है कि जो यहाँ पर सेडिमेंटेशन के साइड जो भी यहाँ पे नीचे बैठ गया है सेडिमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो भी यहाँ पे सेडिमेंट बैठ चुका है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, प्राइमरी
स्लज बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला इफ्लेंट है, ठीक है, जो ऊपर तैर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इफ्लेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हैगा, इफ्लेंट हो गया, ठीक है, सुपेंडेंट फॉर्म में जो ऊपर है। द इफ्लेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमारे सेटलिंग टैंक में हो रहा है। हमने क्या किया है, पहले फिल्ट्रेशन कर दिया है, फिल्ट्रेशन सिक्वेंसल किया है बड़े पार्टिकल के लिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बहुत छोटा, जितना हो सके उतना हमने क्या किया है, सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन किया है। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, सेटलिंग टैंक में लेके जाते हैं ये सारी चीज़ों को। वहाँ पर जो भी छोटे पत्थर हैं, बालू है, रेत है, ठीक है, जो भी वहाँ पे चट्टाने हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेडमेंटेशन कराते हैं। सेडमेंटेशन का मतलब होता है कि बैठाते हैं उसको बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक में। जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जैसे आप ग्लास में रेत है, पानी है, सब कुछ मिक्स करके रख दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो रेत है नीचे बैठ गया है और जो पानी ऊपर है, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो पानी वाला पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे, इफ्लेंट बोलेंगे। ये कहाँ हो रहा है, सेटलिंग टैंक में हो रहा है। अब जब ये इफ्लेंट है, ये पानी है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। The primary effluent is passed into the large aeration tank where it is constantly aggregated mechanically and air is pumped into it। बोला गया है कि जो यहाँ पे प्राइमरी इफ्लुएंट बने हुए हैं सेडिमेंटेशन के बाद, उसको हम लेके जा रहे हैं बड़ा सा एरेशन टैंक में। एक ऐसा टैंक जिसमें हमारा इफ्लुएंट तो गया और उसमें लगातार उसको कॉन्स्टेंटली हिलाया जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर। बोला गया है कि एरेशन टैंक में लगातार आपको ऑक्सीजन देना है, पूरा एकदम मिक्स करना, पूरा घुमाना है, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा कि जो भी हमारे फ्लॉक्स हैं वो कैसे एरोबिक माइक्रोब्स है, वो इजीली ग्रो कर सके, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है या एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो फ्लॉक्स का मतलब क्या है, ढेर सारा मासेस ऑफ बैक्टीरिया, ढेर सारी बैक्टीरिया जुड़ी हुई हैं फंगस के फिलामेंट से, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। और मेस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाइल ग्रोइंग, फ्लॉक्स की बात हो रही है कि जब फ्लॉक्स क्या कर रहा है, अपना ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, दिस माइक्रोब कंज्यूम अ मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, ठीक है। जब ये फ्लॉक्स अपने आप को ग्रो करेगा तो ये जो माइक्रोब्स होंगे ये कंज्यूम करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। जो इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको तोड़ तोड़ के उससे क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे और अपना ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू द इफ्लुएंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उन्हें और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है कि उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करे, फ्लॉक्स जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है हमारे इफ्लुएंट में उसको तोड़ रहे हैं, उनसे एनर्जी ले रहे हैं, अपना ग्रोथ कर रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे, ग्रोथ कर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये ऐसे करते करते क्या हो रहा है कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उन्हें और ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए डेफिनेशन लिखा गया बीओडी का, BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by bacteria। बोला गया है कि जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनको चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जो सारे ऑर्गेनिक मैटर को 1 लीटर वाले पानी में ऑक्सीडाइज कर सके बैक्टीरिया। मतलब कि 1 लीटर का पानी है मेरे पास, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत टाइप के रखे गए हैं और हमने बैक्टीरिया उसमें डाल दिए हैं। 1 लीटर पानी है, मीन्स सीवेज का वाटर है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, हमारी बैक्टीरिया है। तो 1 लीटर का हम बोल सकते हैं 1 लीटर के वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज कर रही है, जितनी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं, ठीक है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस। बोला गया है कि सीवेज का वाटर तब तक ट्रीट होगा, तब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा जब तक BOD बहुत कम ना हो जाए, मतलब जब तक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है, नहीं चाहिए अब ऑक्सीजन, मतलब कम हो जाए। क्यों, क्योंकि सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को कौन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज़्यादा इन्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, उतना इन्हें BOD, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, उनको ऑक्सीजन की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही बोला गया है कि जब सीवेज
वाटर पूरी तरीके से ट्रीट होने वाला रहेगा या खत्म हो गया, उसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर सब के सब ऑक्सीडाइज हो गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा, उस टाइम हमारा बीओडी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही है। ठीक है, the BOD test measure the rate of the uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly the BOD is the measure of organic matter present in the water। बोला गया है कि जो BOD टेस्ट है ये मेजर करता है कि कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, माइक्रोब्स ले रही हैं इन अ सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, बीओडी से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक यहाँ पे मैटर था जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन ले रही है, कितना अपनी डिमांड कर रही है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, बीओडी को हम मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उस पानी के अंदर। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा सीवेज में उतना ज़्यादा बैक्टीरिया कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, जितना गंदा पानी रहेगा, जितना ज़्यादा सीवेज का पानी में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज़्यादा बीओडी की डिमांड होगी। तो इसका मतलब जो बीओडी है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सीवेज वाटर के, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के। ठीक है, जितना ज़्यादा सीवेज वाटर में या सीवेज में हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा, उतना ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड होगा। ठीक है, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बोला गया है जितना ज़्यादा बीओडी होगा इनडायरेक्टली उतना हम बता सकते हैं कि वो पॉल्यूटिंग था, उतना ज़्यादा वो सीवेज का पानी गंदा था। ठीक है, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया कह रही है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब उतना ज़्यादा उस सीवेज के वाटर में ऑर्गेनिक मैटर था जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया का डिमांड है कि ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा उस सीवेज के वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, उतना ज़्यादा वो क्या था, पॉल्यूटिंग था, गंदा था। ठीक है, once the BOD of the sewage or the waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the bacteria flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge। बोला गया है कि जैसे ही बीओडी जो है सीवेज का कम हो गया, अब नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, मीन्स अब ऑर्गेनिक मैटर जो भी एरेशन टैंक में थे अब वो सब के सब ऑक्सीडाइज हो गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा, बीओडी भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बैक्टीरिया के द्वारा वो भी कम हो गया, बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रही। इसका मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब हम इस एफिलेंट को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जहाँ पर ये जो बैक्टीरिया के फ्लॉक्स हैं वो क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए, नीचे बैठ जाए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। जो सेकेंडरी टैंक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ठीक है, हम क्या किया, एरेशन टैंक से लेके आए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया बैक्टीरिया के द्वारा, मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया है। तो अब हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फ्लॉक्स को अब सेडिमेंट किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum। बोला गया है कि जो स्मॉल पार्ट है इस एक्टिवेटेड स्लज का, इसको दोबारा से थोड़ा सा बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, इसको लेके जा रहे हैं एरेशन टैंक में। क्यों, क्योंकि जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें क्या है, फ्लॉक्स हैं। इसको कहाँ लेके जाएंगे, थोड़ा सा एरेशन टैंक में लेके जाएंगे, ताकि एज ए एनकुलम काम करेगा। जैसे हम दूध से जब दही जमा रहे थे तो दूध में हमको पहले से ही थोड़ा सा दही डालना पड़ रहा था, इस वजह से आगे चल के पूरा हमारा दूध दही बन रहा था। ठीक है, वैसे ही हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज में जो फ्लॉक्स है, थोड़ा सा इनको पहले से लेके जाना पड़ेगा कहाँ पे, एरेशन टैंक में। जब नेक्स्ट टाइम जो सीवेज का पानी आए वो पहले से फ्लॉक प्रेजेंट हो और ऑर्गेनिक मैटर देखने के बाद उन्हें बर्दाश्त ना हो, वो खुद से ही क्या करने लगे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना या ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, The remaining major part of the sludge is pumped back into the large tank called the anaerobic sludge digester। बोला गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा है स्लज की, एक्टिवेटेड स्लज की, उसको दोबारा से कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, एक ऐसे टैंक में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लेके जाएंगे। हियर द अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज। बोला गया है कि यहाँ पे दूसरी प्रकार की बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीती हैं। ये क्या कर रही है, जो भी बैक्टीरिया है, जो फंगस है फ्लॉक्स के, अब तो मर चुके हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन में जीना आता था। जैसे हम लेके जाएंगे एनारोबिक
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो तो मर जाएंगे। अब मरने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगी, अब ये क्या करेंगी, इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे, इन बैक्टीरिया या फंगस को डाइजेस्ट करेंगी। During the digestion, the bacteria produces mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. These gases form the biogas and can be used as a source of energy. It is inflammable. बोला गया है कि जब एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं ये फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगी, उस दौरान ये क्या करेंगी, ढेर सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालेंगे डाइजेशन के टाइम, ठीक है। उस गैसेस में सबसे मेन कौन है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और जो बायोगैस होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये कैसे होते हैं, इनफ्लेमेबल भी होते हैं, ठीक है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like the river, stream. ठीक बोला गया है कि जो इफ्लेंट होंगे, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एनारोबिक्स डाइजेस्टेड में पूरी तरीके से हमारे फ्लॉक्स डाइजेस्ट हो गए हैं, जाते ही बेचारे मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और ऑलरेडी एनारोबिक्स डाइजेस्टर में ऐसी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि बिना ऑक्सीजन के जी रही हैं, एनारोबिक हैं। अब जब फ्लॉक्स मर जाएंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे, उस दौरान क्या होगा, ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस निकलेंगे, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह निकलेगा, ठीक है। तो इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इनफ्लेमेबल है, ठीक है, इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये क्या होगा, अब ये जो हमारा स्लज है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हमारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, इसमें से अब देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ, हमारा इफ्लेंट बचा हुआ है, ठीक है, पानी बचा हुआ, और हमारी एनारोबिक बैक्टीरिया बची हुई है। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ देते हैं। रिवर में छोड़ने पे क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया वैसे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही मर जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इफ्लेंट है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम जनरली इसको वाटर बॉडीज में, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ एरियल व्यू है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। बड़े बड़े टैंक्स है, गैलन है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि थोड़े अमाउंट में सीवेज आता है, कितने सारे बोल सकते हैं अमाउंट में सीवेज आता है, सबका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallon of waste water every day across the globe. ठीक है, आप इस बात को ज़रूर तारीफ कर सकते हैं इस बात की कि किस तरीके से माइक्रोब्स खुद ही सीवेज का क्या कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, कि मिलियन ऑफ गैलन मतलब ढेर सारे यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेस्टफुल वाटर आते हैं, और किस तरीके से माइक्रोब्स क्या कर रही हैं, उनमें से सीवेज को ट्रीट कर रही हैं, ठीक है। दिस मैथोलॉजी हैज़ बीन practiced for more than a century now in almost all part of the world. बोला गया है कि ये जो मैथोलॉजी, ये जो तरीका है, ये आज से नहीं कई सेंचुरी, कई सौ साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, और हर जगह हो रहा है वर्ल्ड में। टिल डेट, आज के समय तक, नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवेल द माइक्रोबल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। बोला गया है कि आज के तारीख में भी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई, कोई इंसानों के द्वारा नई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को रिप्लेस कर सके, जो कि माइक्रोब्स खुद करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आज के डेट में भी नहीं है कि हम सीवेज को खुद ही ट्रीट कर पाए किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से, ये माइक्रोब्स खुद ही करते हैं, ठीक है। You are aware due to increasing the urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than even before. जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, शहरें बन रही हैं, अब पहले से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सीवेज पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such a large quantity. बोला गया है जितनी जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरें बन रही हैं, उतना ज़्यादा हमारा STP नहीं बन पा रहा। मीन्स यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतना ज़्यादा नहीं मतलब बोल सकते हैं बना नहीं है, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी जो भी सीवेज निकल रहा है उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो क्या होता होगा कि अगर जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होता होगा, देखिए। द अनट्रीटेड सीवेज आर ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द वाटर, लीडिंग टू द पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन द वाटर बॉर्न डिसीजेज। बोला गया है कि जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीवेज को बिना ट्रीट किए ही डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, रिवर हो गया, लेक हो गया, जो भी है, हम वहाँ पे डायरेक्टली छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, रिवर का पानी भी खराब होगा, पोल्यूशन भी होगा। दूसरा क्या होगा कि जो भी पानी के अंदर वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है।
द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम द पॉल्यूशन। बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के हैं, ये इन्होंने शुरू किया क्या, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। इस तहत में क्या होता है कि हमको गंगा रिवर और यमुना रिवर दोनों को बचाना है, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान है और हमारा यमुना एक्शन प्लान है, ताकि इन रिवर को हम पॉल्यूशन होने से बचाएं। जो भी यहाँ पे सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज है, इसको डायरेक्टली हम गंगा या फिर यमुना नदी में ना डालें, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अंडर दिस प्लान का मतलब चाहे गंगा एक्शन प्लान हुआ चाहे यमुना एक्शन प्लान हुआ, इस प्लान के तहत क्या होगा, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली द सीवेज मे बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर। बोला गया है कि इस प्लान के तहत हम क्या कर सकते हैं, हम और ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाएं, जिससे जो भी हमारा सीवेज है उसको ट्रीट करके, उसको अच्छे से साफ करके ही हम इसको रिवर्स के अंदर डालें। हम डायरेक्टली अगर डालेंगे तो इससे क्या होगा, रिवर में पॉल्यूशन होगा, वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगी, तो इससे हमारा पूरा रिवर खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम मिनिस्ट्री ऑफ बोल सकते हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या क्या स्टार्ट किया है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। इन्होंने इन दोनों मेजर रिवर को क्या कोशिश की है, बचाने की कोशिश की, और ये भी बोला है कि इस प्लान के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, ताकि जो भी सीवेज है उसको ट्रीट कर कर ही इसे डिस्चार्ज करें इन रिवर्स में, ठीक है। अ विजिट टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड एनी प्लेस नियर यू। बोला गया है कि आप ऐसी जगह हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। बोला गया है कि अगर आपके आसपास कहीं पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो आप वहाँ पे विजिट करिए, देखिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो गया है कि ये पूरी तरीके से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, हमारे माइक्रोब्स कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा गंदगी होगा सीवेज में, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया कहेगी कि हमें ऑक्सीजन दो, हमें ऑक्सीजन दो, ताकि हम जो ऑर्गेनिक मैटर है इनको ऑक्सीडाइज कर पाएँ, ठीक है। तो इसका मतलब बीओडी हमें इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारे सीवेज में है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया क्या करेंगी, ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे उन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।